रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहते हैं टीवी मनोरंजन का साधन है, लेकिन टीवी के कारण घर में कैसा कैसा और किस किस प्रकार का मनोरंजन देखने को मिलता है, वो जानेंगे इस कहानी में। फुलवा की छोटी बहू सुमन हॉल में टीवी के सामने बैठी रिमोट से चैनल चेंज कर रही होती है कि तभी अचानक टीवी बंद हो जाता है। तो सुमन हैरान होकर कहती है, ये डब्बा चलते चलते फिर रुक गवा। साला कौन बीमारी है इसको? अभी तो हम लाल बटन भी नहीं दबाए फिर भी बंद हो गवा। लागत है ठोक ठाक करे के पड़ी। इतना कहकर वो रिमोट को सोफे पर पटक कर टीवी के पास जाती है और टीवी को बजाने लगती है। ठक ठक की आवाज सुनकर उसकी जेठानी समिता कानों पर हाथ रखते हुए वहाँ आती है। अरे यो, कान के पर्दे फाड़ने का इरादा है क्या? महारानी जी, ये टीवी है, ढोलक नहीं जिसे बजाए जा रही है। हाँ तो ये चलत का है नहीं के जीजी। जब भी हम कुछ देखने बैठा था ससुरा 2 मिनट सांस लेकर मर जाता है। टीवी है, वो इंसान नहीं है जो मर जाएगा। अरे कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा और तुम थोड़ा दूर होके खड़ी हो जाओ, तार के पास खड़ी हो, करंट भी लग सकता है। हाय दैया, सही कह रही हो जीजी, लेकिन जरा देखो ना ये बंद काहे होगा वा? वो का है ना, हमरा भोजपुरिया चित्रहार आने का समय है और ये अभी चलने में नौटंकी करत है। अच्छा हुआ टीवी बंद पड़ गया, नहीं तो टीवी की वॉल्यूम फुल करके ये मेरे कानों से खून निकाल देती। अभी आप काहे म्यूट हो गई? देखिए ना टीवी को। अरे मैं क्या कोई टेक्नीशियन लग रही हूँ? जब अपने आप बंद हुआ है तो अपने आप चालू भी हो जाएगा। समिता बोल ही रही होती है कि तभी दोनों की सास फुलवा वहाँ आकर अपनी दोनों बहुओं को टीवी के सामने खड़ी देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, जे देखो देवरानी जेठानी और जे मरा टीवी। अरे कोई काम धंधा ना है गो जो दोनों मिलकर टीवी को निहार रही हो। सासू माँ, हम टीवी नहीं देख रहे थे, वो तो अचानक से टीवी बंद हो गया और हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम हो गई है इसमें। हमका तो लागत है पुराना होने के कारण ये खराब होगा वा। सासू माँ का कहत हो, ई को रिटायर करके नया वाला एलसीडी ले ले का? अच्छा, और जाके लिए पैसे किस झाड़ से टपकेंगे जे भी बता दे मोए। जाकर दोनों अपने कामन में लगो। रात को अनिस आतो है, उससे कहकर जा मरे टीवी को जिंदा करवाती हूँ। रात को कहोगी तो मतलब कल जाकर ठीक होगा? नहीं नहीं सासू माँ, थोड़ा जल्दी ठीक करवा दो ना। टीवी देखे बिना मेरा खाना हलक से नीचे नहीं जाता। ऐसे है तो फिर उपवास रख ले बड़ी बहू, फालतू के बहाने ना गिना मोहे। जाओ दोनों। दोनों देवरानी जेठानी वहाँ से चली जाती है। रात को जब उसका बड़ा बेटा अनीश आता है तो फुलवा उसे टीवी ठीक करवाने को कहती है। तो वो टीवी को टेक्नीशियन की शॉप पर ले जाता है और टीवी ठीक होकर 2 दिन बाद घर में आता है। टीवी के घर में आते ही दोनों देवरानी जेठानी फटाक से हॉल में आती हैं और स्मिता टीवी का प्लग लगाती है तो सुमन रिमोट हाथ में लिए सोफे पर पसर जाती है। हाय, ये डब्बा 2 दिन के लिए घर से का चला गया था। हमको तो लगा जैसे हमारी सास ही चली गई। अभी मस्त बैठकर अपना सीरियल देखते हैं। नो वे, अभी मैं अपना डांसिंग रियलिटी शो देखूंगी। पूरे 2 दिन से नहीं देखा है। हाँ तो अपने फोनवा में देख लेती ना जिज्जी, किसने मना किया था? अभी हमको छेड़ो नहीं, देखने दो। अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? कुछ ऐसा देख लो जो दोनों को पसंद हो। आप अपना काम कीजिए, हमारे बीच ना पड़िए। और तुम रिमोट दो इधर। काहे दे? और आप क्या करोगी टीवी देख के? जाके जेठ जी को चाय पानी पूछिए ना, बेचारे इतनी गर्मी में टीवी ढोकर लाए हैं, थक गए होंगे। क्या बात है, आप तीनों हॉल में क्या बातें चल रही है? सुमन जरा ठंडा पानी लेके आना। हाँ जाओ, पानी लेकर आओ देवर जी के लिए, और हाँ लगे हाथ सबके लिए बढ़िया वाली चाय बना देना। सुमन अपनी जेठानी को घूरने लगती है और जाते जाते स्विच से टीवी का प्लग निकाल कर जाती है और कहती है, हम ना देख सकत टीवी तो जिज्जी को कैसे देखने दे? का फुसफुसा रही है कि खुद से बातें करने की बीमारी पाल ली है तूने? हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, बैठिए जाकर चाय बना कर लाते हैं। हाँ, साथ में थोड़े समोसे भी तल लियो। वो तो जिज्जी बढ़िया तलती है, उनको बोलिए ना। ओ बड़ी बहू, का हाथन में रिमोट लेकर बैठ गई? जाकर किचन में हाथ बटा ले। जी सासू माँ, आती हूँ। इतना कहकर वो भी पैर पटकते हुए किचन में चली जाती है। एक दोपहर स्मिता चुपके से सुमन के कमरे में झांकते हुए देखती है कि वो फोन पर बातें कर रही है और फिर वो अपनी सास के कमरे में देखती है तो फुलवा सो रही होती है। तभी वो खुश होकर खुद से कहती है, रास्ता साफ है, दोनों बिजी हैं,
अब आराम से हॉल में चिप्स खाते हुए टीवी देखूंगी। आज के लिए टीवी पर मेरा राज होगा। इतना कहकर वो किचन से एक कांच के कटोरे में चिप्स लेकर हॉल में आती है और सोफे पर बैठकर रिमोट से टीवी ऑन करती है, तो टीवी ऑन ही नहीं होता। तो वो रिमोट को झटकते हुए कहती है, अब इस रिमोट को क्या बीमारी पड़ गई, काम क्यों नहीं कर रहा ये? नहीं ना चलेगा, क्योंकि रिमोट ना ये टीवी नाम का डब्बा ही खराब हो गया है। हम सुबह ही चला के देख लिए थे, तभी तो सासू माँ भी कमरे में सो रही हैं। इस डब्बे की तो मैं। इतना कहकर वो गुस्से में रिमोट जोर से टीवी की तरफ फेंकती है और टीवी की स्क्रीन चकनाचूर हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर फुलवा की नींद खुलती है और वो हॉल में आकर टीवी की हालत देखकर गुस्से में कहती है, जेका हो गयो, अरे इस टीवी को किसने चकनाचूर कर दियो? जीजी ने सासू माँ। अरे तेरे मायके से ना आयो थो ये टीवी, जो बाप को माल समझकर पर खच्चे उड़ा दिए इसके। अभी जब चल ही नहीं रहा था तो क्या करती, वैसे भी कबाड़ी को बेचने लायक हो गया था, सारा मूड किरकिरा कर दिया। अच्छा, तो अभी नए टीवी का खर्चा भी तुझे ही उठाने पड़ेगा। क्यों, क्या इस टीवी को सारा दिन मैं ही नहीं हारती थी? ये सुमन भी तो अपने वो बेमतलब से भोजपुरी गाने सुनती थी और आप वो बेकार से हिंदी सीरियल देखती रहती थी। जबान कैसे चपर चपर चल रही है इसकी। अभी आप दोनों काहे बहस करत हो? जीजी, टीवी तोड़ के आपने अच्छा नहीं किया, और सासू माँ अभी टूट गवा तो टूट गवा, इसी बहाने नया भी तो आएगा। तो बस जो होते है अच्छे के लिए होते है। इतना कहकर वो दोनों को शांत करवाती है। कुछ दिनों बाद घर में नया टीवी आता है, जिस पर सुमन गाने सुनते हुए झूम रही होती है। तभी स्मिता आकर चैनल चेंज करते हुए अपनी पसंद का गाना लगाते हुए गाती है, मैं लवली हो गई या नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा पढ़ के। का लवली लवली करत हो जीजी, आप कौन ही लवली हो जाओगी, बदलो गाना। इतना कहकर वो चैनल चेंज कर गाना गाते हुए कहती है, हमर नथिया पर लिख द अपन नाम, ए बलमा बिहार वाला। क्या अंट शंट बजा रही हो, रिमोट इधर दो। जिसके बाद वो सुमन के हाथ से रिमोट ले लेती है। ऐसे ही रिमोट देवरानी जेठानी के हाथों में घूमता रहता है। तभी फुलवा दोनों को रिमोट का आदान प्रदान करते देखकर चिल्लाते हुए कहती है, अरे जे टीवी के सामने कौन सा तांडव कर रही हो तुम देवरानी जेठानी? ये का रिमोट की हेरा फेरी चल रही है? तुम देवरानी जेठानी और टीवी ने मोहे परेशान कर रखो है, आज से जाके केवल ही कटवानी पड़ेगी। तभी सुमन के हाथ से चैनल चेंज हो जाता है, जिस पर फुलवा के जमाने के गाने बजने लगते हैं, जिसे सुनकर फुलवा का गुस्सा उड़न छू हो जाता है और वो गाते हुए झूमने लगती है, कजरो मोहब्बत वालो, अखियों में ऐसो डारो, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। अरे मरी जरा, आवाज फुल कर दे, बड़ा आनंद आ रहा है। सासू माँ तो पगला गई जीजी। कोई नहीं, थोड़ा मनोरंजन सासू माँ का भी तो होना चाहिए। तभी स्मिता सुमन से रिमोट लेकर वॉल्यूम बढ़ा देती है और फिर देवरानी जेठानी भी सास की तरह टीवी पे चल रहे गाने पर ठुमके लगाना शुरू करती हैं। माँ, अब इस लड़की की बात कर रही थी मुझसे। और नहीं तो क्या, मैंने कितनी बार कहा तुझे, मेरी सहेली की बेटी है, खूबसूरत है, समझदार है, लेकिन तू था कि उसकी तस्वीर भी देखने को तैयार नहीं था। अरे माँ, नाम भी तो बता सकती थी ना मुझे आप। हाँ माँ, आपने भी मुझे लड़की का नाम नहीं बताया। मतलब अगर नाम बता देती तो क्या हो जाता, फिर ये सब प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। कैसी प्रॉब्लम? तुम बताओ। मैं क्यों बताऊँ, तुम बताओ। हर्ष, अमीशा, क्या हो रहा है ये सब? सब कुछ सही से और ठीक से बताओ। ठीक है माँ। ओके आंटी, तो बात ये है। अमीशा और हर्ष किरण और नंदिता को सारी बात बताना शुरू करते हैं। किरण किचन में हर्ष के लिए खाना बना रही होती है। हर्ष अपने कमरे में सो रहा होता है। किरण उसे वहीं से उठने के लिए आवाज देने लगती है, बेटा उठ जा, देख कितना टाइम हो गया है, तुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। हर्ष किरण की आवाज सुन तो लेता है, लेकिन सुनकर भी नहीं उठता। कुछ देर बाद हर्ष का फोन बजता है और वो फोन की आवाज सुनकर अपना फोन देखता है, तो उस पर अमीशा की पिक लगी होती है। वो उसे देखकर फोन उठा लेता है और उससे बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी। वेरी गुड मॉर्निंग जान, तुम अभी तक उठे नहीं हो ना?
अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उठ गया हूँ। अच्छा जी, मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, तुम पिक करो। अरे नहीं नहीं, मैं अभी उठा नहीं हूँ। मुझे पता था। चलो अब जल्दी से उठ जाओ। ठीक है बेबी, मैं अब उठ रहा हूँ, जल्दी से कॉलेज आता हूँ, फिर बात करेंगे। ओके जान, ध्यान से आना। हर्ष कॉल कट करके अपने फोन को साइड में रख देता है। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। उधर किरण उसके लिए खाना बनाकर तैयार कर चुकी होती है। हर्ष रेडी होकर नीचे आता है और वो अपनी माँ के पास जाता है, तो उसकी माँ उसे देखकर उससे बोलती है, अरे वाह बेटा, बड़ा ही हैंडसम लग रहा है तू तो। नजर न लग जाए किसी की मेरे लाल को। क्या माँ, सुबह सुबह ये क्या कर रही हो? अभी तो नहा कर आया हूँ, आप हो कि मुझे फिर से गंदा कर रही हो? अरे बेटा, ये बुरी नजर से तेरी रक्षा करेगा। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ खाने को दे दो माँ, बहुत भूख लग रही है। ओ मेरा बच्चा, भूख लगी है मेरे लाल को? तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। हर्ष डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है और अपना फोन चलाने लगता है। थोड़ी ही देर के अंदर किरण उसके लिए खाना लेकर आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद किरण हर्ष से बोलती है, बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। किस बारे में बात करनी है माँ? तेरी जिंदगी का एक अहम फैसला लेना है मुझे, बस उसी के बारे में बात करनी है। माँ, आप फिर से मेरी शादी की बात करना चाहती है ना? हाँ बेटा, तेरी शादी की ही बात करनी है। देख, तेरी उम्र निकलती जा रही है। मेरी सहेलियों के बच्चों की तो शादी कब की हो गई, अब तो उनके भी बच्चे होने शुरू हो गए होंगे। होने दो माँ, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे लेट हो रहा है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ऐसा कहकर हर्ष वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाता है और वहाँ से अपना बैग लेता है, फिर कॉलेज के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही किरण खुद से बोलती है, मैं कैसे मनाऊं इसको शादी के लिए, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता। खैर, मैं भी इसकी माँ हूँ, इसे मनाकर तो रहूंगी। चलो अब घर के काम कर लेती हूँ। इसके बाद किरण अपने घर के कामों में लग जाती है और दूसरी तरफ हर्ष अब अपने कॉलेज पहुँच जाता है। वो अपनी क्लास में जैसे ही पहुँचता है तो उसकी साइड वाली सीट पर अमीशा अपना हेड डाउन करके बैठी हुई थी। वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ जान? तुम आ गए? हाँ मैं तो आ गया, पर तुम्हें क्या हुआ है? यार तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम्हें बुखार तो नहीं है? फिर क्या हुआ है? यार समझो ना प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे समझ आ गया है। तो तुम कॉलेज क्यों आई? घर पर रेस्ट करती ना। तो फिर तुमसे मिलती कैसे? और तुम्हें पता है ना, तुमसे मिले बिना मुझे चैन नहीं आता। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कितना दर्द हो रहा है इस वक्त? तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा लग रहा है क्या? सॉरी। यार अब सॉरी तो मत बोलो, इधर आओ। ऐसा कहकर हर्ष अमीशा को अपने गले से लगा लेता है। वो जैसे ही उसके गले लगती है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। हर्ष उसके आंसुओं को पोंछता है और उससे पूछता है, चलो मेरे साथ। कहाँ? ये मत पूछो कहाँ, बस चलो। लेकिन अभी तो हमारी क्लास है ना। कोई बात नहीं, हम बाद में नोट्स कॉपी कर लेंगे, लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, चलते हो। अमीशा हर्ष के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों कॉलेज से निकलकर एक होटल में जाते हैं। वहाँ जाकर अमीशा हर्ष से बोलती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे पीरियड चल रहे हैं। मैं जानता हूँ। जानते हो, फिर भी मुझे लेकर आए हो। तुम अंदर चलो, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। हर्ष अमीशा को आराम से अंदर लेकर चला जाता है और वहाँ एक अच्छा सा रूम लेकर वो अमीशा को अंदर ले जाता है। रूम में जाकर अमीशा उससे बोलती है, अब बताओ क्या करोगे? कुछ नहीं करूँगा, बस तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर हर्ष वहाँ से बाहर जाने लगता है कि तभी अमीशा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और उसके गले लग जाती है और हर्ष उससे बोलता है, क्या हुआ जान? सॉरी। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। ओके? ठीक है, लेकिन जल्दी आना। डोंट वरी। हर्ष अमीशा को बेड पर लेटा देता है और कुछ खाने का सामान लेने बाहर चला जाता है और बाहर जाकर हर्ष खुद से बोलता है, ऐसे समय में अमीशा को क्या खिलाना सही रहेगा? मैं नेट पर चेक करता हूँ। हर्ष अपना फोन निकालता है और नेट पर चेक करने लगता है तो उसे बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद समझ आता है कि उसे क्या करना है। वो पास के ही एक मॉल में जाता है और कुछ खाने की चीजों की शॉपिंग करने लगता है। शॉपिंग करने के बाद
वो वापस अमीशा के पास आता है। अमीशा हर्ष के हाथ में बहुत सारी पॉलिथीन्स देखकर उससे बोलती है, ये सब क्या है जान? तुम्हारे लिए कुछ प्रेजेंट्स हैं और खाने को खाना है। लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरत है यार, बिल्कुल जरूरत है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। हर्ष अमीशा को उसके लिए लाए गए गिफ्ट दिखाता है। अमीशा को वो सब बहुत अच्छे लगते हैं और फिर हर्ष उसे अपने हाथों से डार्क चॉकलेट खिलाता है। अमीशा उसको खा लेती है और फिर उससे बोलती है, थैंक यू। कैसी बातें कर रही हो यार? अरे मैं इन सब के लिए थैंक यू नहीं बोल रही हूँ। तो फिर? थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी फिक्र करने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए, और सबसे ज्यादा थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। अब रुलाना चाहती हो क्या? नहीं यार, मैं तुम्हें कैसे रुला सकती हूँ? जो इंसान मेरी आंखों में एक आंसू नहीं आने देता और अगर आ भी जाए तो उसे पोंछने के लिए क्या कुछ नहीं करता, मैं उस इंसान को कैसे रुला सकती हूँ? अच्छा चलो, अब ये इमोशनल बातें नहीं करते, वरना मैं सच में रो दूंगा। कितने क्यूट हो यार तुम। वो तो मैं हूँ, पर तुमसे ज्यादा नहीं। अच्छा अब इस चॉकलेट को पूरा खत्म करो। ठीक है, खिलाओगे पर तुम? क्यों नहीं मेरी जान। हर्ष उसे फिर से खिलाने लगता है। वो लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं कि तभी अमीशा की माँ का कॉल आता है और अमीशा हर्ष से बोलती है, जान माँ का फोन है। उठा लो, मैं चुप रहूंगा। ठीक है। अमीशा अपनी माँ का कॉल पिक करती है और उनसे बोलती है, हेलो अमीशा, बेटा कहाँ है तू? माँ मैं अपने दोस्त के घर आई हूँ, वो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैं यहाँ आ गई। क्या हुआ बेटा? वो माँ मुझे पीरियड्स हो गए हैं। अच्छा तो तू घर आ जाती ना बेटा। कोई बात नहीं माँ, मैं यहाँ रहकर पढ़ लूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। ओहो, मैंने तुझे जिस चीज के लिए फोन किया था वो तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। क्या बात है माँ? अरे बेटा, मैंने तेरी शादी के लिए एक लड़का देखा है, मेरी सहेली का बेटा है। माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैंने कितनी बार कहा है आपको। लेकिन बेटा अभी नहीं करनी, कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी ना। अरे जब की जब देखेंगे, लेकिन अभी मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। बेटा एक बार फोटो तो देख ले उसकी। माँ अभी मैं फोन रख रही हूँ, बाय। अमीशा कॉल को कट कर देती है और फिर हर्ष से बोलती है, यार मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती है, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं तो पहले ही किसी और की हो चुकी हूँ। मेरी माँ भी इसी चीज को लेकर मेरे पीछे कब से पड़ी हुई हैं। समझ में नहीं आ रहा यार कि क्या करूं। कभी कभी तो मन करता है कि अपनी माँ को तुम्हारे बारे में सब सच बता दूं। मेरा भी जान यही मन करता है। कोई बात नहीं, शादी तो हमारी जरूर होगी। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो पहले ही बता देते, इतना घुमाया क्यों फिर? वही तो बेटा, हमें एक बार बताया तो होता। हम डर गए थे माँ कि अगर आपको सच बता देंगे तो आप हमें एक नहीं होने देंगे। हाँ माँ, यही बात है। चलो कोई नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। हमें तुम्हारी शादी एक दूसरे से ही करवानी थी और तुम्हें भी एक दूसरे से ही करनी थी, तो चीजें खुद ही ठीक हो गई। क्यों, है ना नंदिता? सही कहा यार तूने, हम समधन बनने वाली है। बहुत बहुत मुबारक हो। तुझे भी मेरी बहन। आओ हम भी गले लग लेते हैं, हम भी तो एक होने वाले हैं। क्या जान, तुम भी ना, कम से कम यहाँ तो ऐसी बातें मत करो। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से उनकी माएं मिलकर हर्ष और अमीशा की शादी करवा देती हैं और शादी के बाद सब लोग बहुत खुशी से अपनी जिंदगी जीते हैं। शालू एक बड़े अमीर बाप की सांवली बेटी थी। उसके पिता ने उसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में की थी। ज्यादा दहेज लेकर रेखा ने अपने बेटे प्रीतम के लिए उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। समय गुजरता है, धीरे धीरे शालू अपने असली रूप में आने लगती है और बहुत बेरुखी से सबसे बात करने लगती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास रेखा उसे बोलती है, शालू बहू, ये देख मैं पालक खरीद के लाई हूँ, तो आज खाने में बना देना, ठीक है? और साफ करना आता है कि नहीं? माँ जी, ये पालक आप लाई हैं तो आप ही साफ कर लो ना, मुझसे नहीं होती ये पालक वालक साफ। अरे अपने घर में तो मैंने कभी एक पानी का ग्लास नहीं उठा के रखा और आप चाहती हैं कि मैं ये सब करूं? नो वे। शालू, तू अब इस घर की बहू है, तेरा फर्ज है ये सब काम करना। मानती हूँ कि तू एक बड़े बाप की बेटी है जो महलों में रहकर आई है, जिसने कभी कोई सुई बराबर भी काम नहीं किया, पर अब तू महल में नहीं रहती। ये छोटा सा आशियाना ही तेरा घर है और मैं तेरी सास हूँ, तुझे ये मानना ही पड़ेगा। और अगर नहीं आता
तो मुझे बता, मैं तुझे सिखा दूंगी। माँ जी, आप अपना ये लेक्चर अपने पास रखिए। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं कोई काम नहीं करने वाली, तो आपका जितना मर्जी बोलने का कोई फायदा नहीं। शालू बहू, लगता है तू भूल रही है कि तू एक सांवली लड़की है जिससे कोई शादी नहीं कर रहा था, तो मेरे बेटे और मैंने अपनाने की सोची तुझे। पैसा तेरे बाप के पास कितना भी है, लेकिन तू आज तक गोरी नहीं हुई। तेरे बाप के पैसे तुझे गोरा नहीं कर पाए, और तू उन पैसों की अकड़ मुझे दिखा रही है। नहीं बहू, तेरा ये घमंड अपने पास रख। भूल जा कि तू अमीर है। ये याद रख, तू सांवली और काली है। तेरा रंग तो मेरे बेटे से भी गिरा हुआ है। कहाँ मेरा बेटा और कहाँ तू? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सांवली बोलने की? अरे आप भूलिए मत कि शादी करके ये जो आपका घर सामान से भरा है ना, वो सब कुछ मैं ही दहेज में लेकर आई हूँ। मेरे पापा ने ही आपको दिया है ये महंगा फ्रिज, एसी, फर्नीचर, कूलर, सब कुछ। और ये जो आपने साड़ी पहनी हुई है ना, ये भी मेरी ही लाई हुई है। जानती भी है इसकी कीमत कितनी है? पूरे 10,000 की है। आज से पहले कभी पहनी है आपने इतनी महंगी साड़ी? अरे पहनना तो दूर की बात है, आपने कभी देखी तक नहीं होगी। आपके इस छोटे से आशियाने में मेरी वजह से आज इतना महंगा महंगा सामान आया है। तेरी ये मजाल कि तू मुझसे जबान लड़ाए, काली कलूटी कहीं की। शालू की बात सुनकर रेखा का पारा हाई हो जाता है और ये बोलकर वो उसे चाटा जड़ने लगती है। तभी उसका बेटा प्रीतम आकर उसे रोकते हुए बोलता है, माँ ये आप क्या कर रही हैं? आपको शालू पर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए। बेटा, ये लड़की काली कलूटन तेरी माँ को क्या क्या कह रही है तू नहीं जानता। प्रीतम जी देखिए ना, भाजी ने मुझ पर हाथ उठाया, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। ओ जस्ट शट अप शालू, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने तुम्हें माँ से बहस करते हुए सुन लिया था, तो अपने मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ। बेहतर होगा कि तुम इस परिवार में ढलने की कोशिश करो। मैं इस घर में कोई लड़ाई नहीं चाहता, मुझे गलत मत समझो, प्यार से कह रहा हूँ। और माँ प्लीज आप भी लड़ने वाले बहाने मत ढूंढना, प्लीज। हाथ जोड़कर आप दोनों से बोल रहा हूँ। बेटा, मैंने इसे प्यार से ही कहा था, और ये भी कहा था कि तुझे काम नहीं आते तो मैं सिखा दूंगी। लेकिन ये अपने पैसों का घमंड दिखाने लगी और ना जाने क्या क्या। प्रीतम जी, मैंने भी माँ जी को प्यार से ही कहा था कि मुझसे ये काम नहीं होगा, फिर भी वो मुझे मेरे पापा के पैसों और ये दहेज को लेकर ताने देने लगी, और उन्होंने मुझे सांवली और काली भी बोला। ठीक है, दोनों की गलती बराबर थी, लेकिन अब आप दोनों ऐसे मत कहना। आदमी सारा सारा दिन मेहनत करके सोचता है कि एक वक्त की रोटी शांति से अपने घर पर खाएगा, लेकिन मुझे शांति तो क्या, पानी तक भी नसीब नहीं हुआ। ऊपर से आपका ये नजारा देखने को मिल गया। बेटा, मुझे माफ कर दे, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रीतम जी, आई एम सॉरी, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। ठीक है। शालू इतना कहकर किचन से उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे पानी देती है। तभी रेखा बोलती है, बहू आजा बेटा, साथ मिलकर खाना बनाए। प्रीतम को भूख लग रही होगी ना। प्रीतम जी की नजरों में आने से तो अच्छा है कि मैं थोड़ा अच्छा बनने का दिखावा कर लूं। माँ जी, आप पालक पनीर बना रही हैं ना, मुझे भी सिखाइए। इस तरह दोनों किचन में चली जाती है। शालू उसे सब्जी बनाने का तरीका बताती है। तभी शालू बोलती है, माँ जी ज्यादा खुश मत होइए कि मैं आपकी बात सुनकर आपके साथ काम करवाने के लिए आ गई। ये सब कुछ तो मैं सिर्फ प्रीतम जी के लिए कर रही हूँ, ताकि वो टेंशन फ्री हो जाए। मुझे मजबूरी में आपके साथ ये सब कुछ करवाना पड़ रहा है। तो तुझे क्या लग रहा है, तेरे साथ काम करके मेरा कलेजा फूल रहा है? मैं भी बस अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। अब जो बोल रही हूँ जल्दी जल्दी कर, पालक में से डंडियाँ तोड़ कर रख। ठीक है, देखिए ऐसे ही करूँगी। ये सही है? ये देखा, आटे में कम पानी डालकर आटा गूंथा जाता है। कल से तू करेगी ये काम, फिर तुझे रोटी बनाना सिखाऊंगी। मैं क्यों करूँ? क्यों? प्रीतम को अपने हाथ का खाना कभी नहीं खिलाएगी ताकि वो तेरी तारीफ करे? नौकरानी को बुलाकर उसके हाथ का खाना खिलाएगी उसे। काली कलूटी कहीं की, फिर भी पैसों का घमंड है। नहीं, मैं खिलाऊंगी उन्हें अपने हाथों से बनाकर। सब जानती हूँ मैं कि ये काम करवाने की बहानी है, ताकि खुद बाहर जाकर औरतों के साथ चुगली करे और कोई काम न करना पड़े। मन में बड़बड़ाते हुए आखिरकार दोनों खाना बना ही लेती हैं और प्रीतम के सामने प्यार की एक्टिंग करके दोनों साथ में आराम से खाना खाती हैं। आप दोनों को ऐसे एक साथ प्यार से देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है, और लड़ता हुआ देखकर उतनी ही तकलीफ भी होती है। आप दोनों ही तो हो जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाँ बेटा, अब से हम ऐसे ही रहेंगे, तू चिंता मत कर। हाँ प्रीतम जी, खाना खाइए ना, और दूं आपको? ऐसे ही कुछ दिन बाद शालू प्रीतम के साथ बाहर घूमने जाती है।
जहाँ एक रेस्टोरेंट में वो दोनों टेबल पर बैठने ही लगते हैं कि तभी दूसरा कपल आकर उनकी चेयर को खींचकर बैठ जाता है। तभी शालू बोलती है, ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, हु आर यू? इस टेबल पर हम पहले आए हैं, तो तुम यहाँ कैसे बैठ सकती हो? आप दोनों जल्दी उठिए यहाँ से, क्योंकि आप दोनों से पहले हम यहाँ आ चुके हैं। तुम दोनों बैठे ही नहीं थे और टेबल फ्री नहीं थी, इसलिए हम यहाँ बैठ गए। तो तुम ही कोई और टेबल देख लो, क्योंकि हम दोनों तो यहाँ से हटने से रहे। वैसे भी तुम जैसे काले लोगों की इस महंगे से रेस्टोरेंट में कोई जगह नहीं है। हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दैट? शी इज माई वाइफ। आपको कोई हक नहीं है ऐसे बोलने का। आपने ये रेस्टोरेंट खरीदा नहीं है। लेकिन प्रीतम जी, मैं ये टेबल और ये रेस्टोरेंट दोनों ही खरीद सकती हूँ। इसे पता नहीं है कि मेरे पास कितने पैसे हैं। ओ, तो मैडम जी को पैसों का घमंड है। थोड़ा अपने सावलेपन का भी कर लो, और नहीं कर सकती खुद को एक बार आईने में देख लो, सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। घमंड तो तुम में भी है, अपने गोरेपन का। अरे तुम क्या समझती हो खुद को? अरे एक कॉल करूंगी ना, तो अभी तुम ये रेस्टोरेंट छोड़कर भागती नजर आओगी। शालू, तुम क्यों इतने डाउन मार्केट लोगों के मुंह लग रही हो? इनके बैठने से सीट गंदी हो चुकी है। आओ हम दूसरी जगह चलते हैं। सही कह रहे हैं प्रीतम जी आप। शालू, माँ ठीक थी। तुम अपनी बातों में बार बार अपने पापा के पैसों का गाना मत गाया करो, क्योंकि इससे लोग तुम्हें घमंडी समझते हैं, और मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ को कोई घमंडी बोले। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं कमाता ही नहीं हूँ। मेरी 50,000 की नौकरी भी क्या कम है तुम्हारे पापा के पैसों के आगे? थोड़ा समझो यार। आप ठीक कह रहे हैं प्रीतम जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं ये सब नहीं कहूँगी, बिल्कुल भी। लेकिन कोई भी मुझे सावली या काली बोलता है ना, तो मेरा खून खौल जाता है। कोई बात नहीं, भूल जाओ, समझता हूँ मैं तुम्हें। इस तरह दोनों किसी और रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ जाकर कैंडल लाइट डिनर करते हैं। 2 दिन बाद सास बहू दोनों शॉपिंग करके आती है और तभी रेखा शालू से बोलती है, अरे बहू, ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है और गहरे रंग की है, तुझ पर जरा भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसा कर कि तू ये साड़ी मुझे दे दे, तू दूसरी ले लियो। नहीं माँ जी, ये साड़ी मैं अपने लिए पसंद कर कर लाई हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। मैंने बोला ना, तू मेरी पीली रंग की साड़ी ले ले, तुझ पर वही अच्छी लगेगी। ये तुझ पर जरा भी अच्छी नहीं लगेगी। तुझे समझ नहीं आता? माँ जी, मुझे समझ नहीं आता। आपको अपनी साड़ी पसंद नहीं आ रही, मेरी साड़ी इतनी अच्छी लग रही है। देख बहू, ज्यादा मत बन, मैं तेरी सासू, तुझे मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। दे मुझे ये साड़ी। इस तरह दोनों लड़ने लगती है कि तभी प्रीतम उनके झगड़े को देख लेता है और बोलता है, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? माँ, आप और शालू, आप दोनों एक साथ रहने की एक्टिंग कर रही थी। मेरी आंखों में धूल झोंका और मैं समझा मेरी माँ और मेरी बीवी प्यार से रहने लग गई हैं। क्या करूँ प्रीतम जी, मैंने माँ जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद हम में सुलह हो ही नहीं सकती। देख ले बेटा, ये मेरी कभी बात नहीं मानती और ना ही ये मुझे कभी समझ सकती है। ठीक है, जब तक आप दोनों में सुलह नहीं होती ना, मैं ना आप दोनों से बात करूंगा ना खाना खाऊंगा। बाय। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है और दोनों को एक करने की तरकीब निकालने लगता है, जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है और वो चुपके से नीचे जाता है, जहाँ दोनों सोफे पर दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। तभी प्रीतम शालू पर नकली छिपकली फेंक देता है, जिसके बाद छिपकली को देखकर वो डरने लगती है और बोलती है, माँ जी, मुझे बचाइए, छिपकली हटाइए, इसे प्लीज हटाइए। क्या? छिपकली? मेरे घर में कहाँ से आ गई छिपकली? माँ जी, मेरे ऊपर से हटाइए ना ये छिपकली, मैं बेहोश हो जाऊंगी। अरे कमबख्त, तू मेरे पास क्यों आ रही है? दूर रह। तो फिर हटाइए ना, वरना मैं आपकी गोद में आके बैठ जाऊंगी। तुझे धक्का दे दूंगी मेरे पास आई तो। तू बात कर, तेरे पास आई है तुझसे मिलने। और देख, ये तेरे जैसे रंग की है, सांवली छिपकली। माँ जी प्लीज हटा दीजिए ना, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, आपसे लड़ूंगी भी नहीं, कुछ नहीं कहूंगी। बस एक बार ये छिपकली हटा दीजिए सच्ची, वरना मैं आपके पास आ जाऊंगी। अच्छा हटाती हूँ, रुक। चलो, अब माँ हेल्प करेंगी और दोनों एक हो जाएंगी। मेरा प्लान कामयाब हो गया। रेखा झाड़ू लेकर शालू के ऊपर से वो नकली छिपकली हटा देती है और दोनों डरकर एक दूसरे के गले लग जाती है। और फिर उस दिन से ना रेखा उसे सांवला कहती और ना ही शालू अपने पैसों का रौब दिखाती और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।